रविकांत जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह की बातें की जा रही हैं, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, विपक्ष को जिस तरह कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा है, क्या ये बात नीचे तक जाएगी कि वास्तव में विपक्ष भ्रष्ट है और प्रधानमंत्री जी सबको निपटाना चाहते हैं, पूरे पूरे करप्शन वाले लोगों को निपटाना चाहते हैं, या इसका उल्टा होगा? विपक्ष ये कहेगा कि प्रधानमंत्री पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो प्रधानमंत्री पलट कर विपक्ष के नेताओं को एक साजिश के तहत उनको परेशान करने की योजना बना रहे हैं। देखिए संजय जी, ये भाषण जो जिसको लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज, नरेंद्र मोदी ने तमाम विपक्ष के लोगों को घेरने की कोशिश की, लेकिन ये भाषण 2014 के पहले का है। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो उसका मतलब ये है कि 2014 में, 2013 में अगर वो ये भाषण दे रहे होते या उन्होंने उस समय जो ये बातें की थी वो निश्चित रूप से कारगर साबित हुई और उनको बड़ा बहुमत मिला। 2019 में बड़ा बहुमत मिला। लेकिन 2 साल सरकार में गुजरने के बाद अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि सारे भ्रष्टाचारी अब एकजुट हो रहे हैं और मैं उनके खिलाफ ये करता रहूंगा, तो सवाल तो ये उठता है कि 9 साल से आप क्या कर रहे थे? 9 साल में भी अगर भ्रष्टाचार बचा हुआ है, आपने लोकपाल की बात की थी और साथ ही साथ जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं थी, आप एक जमाने में याद करिए जब कोलगेट को लेकर के और तमाम 2G घोटाले को लेकर के लगातार सुर्खियां बन रही थी, वो कैग कहाँ है? विनोद राय साहब उस समय कितने चर्चित थे, लेकिन आज कैग कौन है, कब से वो नहीं है, ये आप अगर देखेंगे तो ये सारी बातें उनकी हवा हवाई और झूठी साबित होंगी। इसलिए नरेंद्र मोदी जब ये बात कह रहे थे तो उनके चेहरे को अगर आपने गौर से देखा हो, एक निराश, थका हुआ और बल्कि डरा हुआ व्यक्ति दिख रहा था और ये साफ उनके चेहरे पर झलक रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं और अब ये झूठ चल नहीं पा रहा है। लेकिन मजबूरी उनकी ये है कि जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है और राहुल गांधी लगातार उस पर चोट कर रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री मोदी से ये सवाल कर रहे हैं कि जवाब इसका चाहिए कि आपके और दोनों के बीच रिश्ते क्या हैं। श्रीलंका से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक जब आप गए और अडानी जी साथ गए, तो जो कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिले हैं उसमें आपकी क्या भूमिका है? अचानक 600 नंबर के ऊपर रहने वाला व्यक्ति 2014 से 2022 में आते आते दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी कैसे बन जाता है, ये सवाल पूछा जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल ने तो भले ही बहुत बचते हुए उन्होंने सवाल किए हों, लेकिन उन्होंने तो वो भी बातें कर दी हैं कि जो ईडी, सीबीआई और आईटी है वो एक तरह से लठैतों का काम कर रहे हैं। जिस फर्म को अडानी को सौंपना है, उन्होंने सीमेंट के फर्म का जिक्र किया और दूसरे तमाम फर्मों का जिक्र किया कि उनको परेशान करके और बाद में वो साहब अडानी साहब के पास पहुंच जाते हैं। आपने 6 एयरपोर्ट सौंप दिए, तमाम बिजली घर सौंप दिए, प्लांट तमाम सौंप दिए। ये जो करिश्मा है अडानी का, अडानी बनने का, वो कैसे हुआ? तो अब जब ये दोनों रिश्ते बहुत चस्पा हो गए हैं और लगातार हर विपक्ष का व्यक्ति इस सवाल को पूछ रहा है, तो नरेंद्र मोदी चाह करके भी इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। अडानी साहब इतने अमीर कैसे हुए और उनके साथ नरेंद्र मोदी के रिश्ते क्या है? जब वो इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं तो उनका जो काम रहा है, जो उनकी भाषा रही है, वो हमेशा उन चीजों को दूसरे पर उछालने की कोशिश करते हैं। विपक्ष को कह रहे हैं कि ये सब भ्रष्टाचारी है और इसलिए एकजुट हो रहा है। मुझे लगता है कि अब वो जमीन पर चलने वाला नहीं है। आप देखिए, लोगों से बात करिए तो आपको सीधे तौर पर यह मिलेगा कि राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और राहुल गांधी ने ऐसा क्या बात कर दी, ऐसे क्या पूछ लिया? क्या नीरव मोदी नहीं भागा है? क्या मेहुल चोकसी नहीं भागा है? क्या ललित मोदी नहीं भागा है? हजारों करोड़ों रुपए लेकर के ये फरार हो गए। तो देश की जो अर्थव्यवस्था इस समय है, असमानता की खाई लगातार जो चौड़ी होती जा रही है, इसको कम से कम मिडिल क्लास तो समझ रहा है। भले ही गरीब आदमी उस चीज को ना समझ रहा हो, लेकिन गरीब आदमी ये जरूर समझ रहा है कि राहुल गांधी के साथ ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी की अब वो भाषा और अब वो बातें के साथ भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं।
2014 में ये बात कारगर साबित हो सकती थी, लेकिन 2023 में कारगर साबित नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत डरे हुए लग रहे थे और उनकी सारी बातें वो जान रहे थे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं जो भी कह रहा हूं वो साबित नहीं होने वाला है, और ये निराशा और ये चिंता उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल रविकांत जी, मैं जो मयूर ने कहा कि जो चीज के भ्रष्टाचार को उदाहरण सामने, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी है, 2 महीने के अंदर समय दिया गया है। एक मिनट तो कल्पना करिए कि वो कमेटी रिपोर्ट देती है कि साहब शेयरों में कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। हम किसी न्यायपालिका पे सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन हमने तमाम आयोग देखे हैं। तो क्या फिर अब इस मुद्दे में कितनी जान बच जाएगी? गांव में जो मुद्दे हैं, जो दलित नाराज है, जो पिछड़े हैं, जो उनकी नाराजगी है, मतलब रविकांत जी, एक इंसान ऐसा नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि सिलेंडर मिल गया, सिलेंडर भरवा लिया है हमने। इतना बुरा हाल महंगाई का। तो ये मुद्दे कहीं नेपथ्य में जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा चुनाव में? नहीं, डेफिनेटली आपने जो कहा कि अडानी का नाम सिर्फ 2-3 लोगों ने बताया, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अब अतीक अहमद के बारे में पूछ लीजिएगा। आपको 100 में से कम 98 लोग बताएंगे कि हाँ, अतीक अहमद एक अंतरराष्ट्रीय माफिया था जिसको योगी जी ने ठीक कर दिया है। दरअसल गोदी मीडिया पे जो चलेगा वही आम आदमी तक पहुंचेगा। आप जैसे लोग या तमाम और जो यूट्यूबर्स हैं, वो जो चीजें दिखा रहे हैं उसके जरिए ही थोड़ी जागरूकता है। अभी जो खबर आ रही है छन करके कि राहुल गांधी ने कहा है कि यूट्यूब पर भी सरकारी नियंत्रण लगने वाला है। अब आप सोचिए कि आप जैसे लोग भी, और 4PM जैसा अगर प्लेटफॉर्म नहीं बचेगा तो क्या होगा? पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है संजय जी, और उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। मुंद्रा पोर्ट पर करोड़ों रुपए के जो ड्रग्स आया वो कहां गया, कहां सप्लाई हुई, गुजरात के लोगों के साथ क्या हो रहा है? अब वो उड़ता पंजाब था, ये गुजरात भी उड़ता गुजरात बन रहा है। ऐसे हालातों में देश का क्या होगा, गुजरात का क्या, गुजरातियों का क्या होगा? जो भाग गए हजारों करोड़ लेकर के, उनका तो छोड़ दीजिए। रही बात दलितों की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दलितों में जो चेतना पैदा हुई थी पिछले 70 साल में, अब उस चेतना को धीरे धीरे खत्म करने की पूरी साजिश चल रही है। और उसी के लिए आज रामनवमी है। आप देखिए जितनी झांकियां निकली हैं, उन डीजे में आगे आगे नाचने वाले कौन होंगे, और शाम को जो उनको प्रसाद मिलेगा वो भी हम लोग जानते हैं। तैयारी उनको लेकर के कराई गई वो भी हम लोग जानते हैं। या कांवड़ यात्रा में कौन लोग होते हैं? 98% दलित और पिछड़े, कुछ जगहों पर आदिवासी। तो जब पूरे देश को इस पूरे धार्मिक अंधता में ग्रस्त कर दिया गया है और मीडिया में सिर्फ और सिर्फ ऐसी खबरें दिखाई जा रही हैं जिससे आम आदमी अपने दर्द को भूले। आपने जो कहा कि महंगाई और जो बेरोजगारी है, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं आज की तारीख में। तो इसके अलावा किसानों की अपनी समस्याएं हैं और बहुत सारे, दलितों का उत्पीड़न है, ओबीसी के अपने अधिकारों का हनन है, ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन इन दो पीड़ाओं से तो हर व्यक्ति, हर परिवार पीड़ित है, बेरोजगारी और महंगाई से। ये सवाल तो समानांतर विपक्ष को उठाने होंगे। अब ये सिर्फ राहुल गांधी से हम उम्मीद नहीं कर सकते। राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं उनको करते रहना चाहिए, लेकिन जो तमाम स्टेट्स में जो और रीजनल पार्टियां हैं वो क्यों नहीं उठाती? कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का संगठन क्यों नहीं उठाता इन सवालों को? वो भी क्या उम्मीद राहुल गांधी से ही करेंगे? ये जो गलती हो रही है, प्रदेश में संगठन हो तो उठाए। वहां धीरज गुजर और संदीप सिंह ने तो बैंड बजा दिया, संगठन बचा कहां है? नहीं, उनको तो आपने ढंग से एक्सपोज किया, लेकिन आप देखिएगा उस कांग्रेस पार्टी में कहीं कोई शिकन है क्या? कोई उस पर विचार मंथन हुआ क्या? नहीं हुआ। दूसरी तरफ सारस चल रहा है पिछले 15 दिन से। आप विपक्ष को कैसे लेंगे? आप सोचिए, विपक्ष के सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो रोज सारस, कभी यहां चिड़ियाघर में, आज कानपुर में थे। आपको लगता है कि ये सीरियस पॉलिटिक्स कर रहे हैं? इनको जनता की तकलीफों का अंदाजा है क्या?
मुझे नहीं लगता। और इसीलिए 2022 का जीता हुआ चुनाव विपक्ष ने हारा, केवल अपनी इसी तरह के गैर गंभीर होने की वजह से। ऐसा नहीं है कि इस प्रदेश का आवाम नहीं चाहता था कि सरकार बदले, आज पूरे देश का आवाम ये चाहता है कि सरकार बदले, लेकिन आपको लोगों की चिंताएं जो है वो तो उठानी पड़ेंगी। ये जिम्मेदारी बिल्कुल आपकी है, ये जिम्मेदारी और किसी एकदम की नहीं है। सत्ता का जो एकदम पूरा तंत्र होता है वो तो अपना खेल करता ही है। तो वो बिल्कुल सहमत मोदी हूँ जी मैं। जो कर रहे हैं, आप उन पर क्या सवाल उठाएंगे? अभी मयूर जानी बिल्कुल जी ने सहमत जिन सवालों को उठाया, आप देखिए, अगर इस पर आते हैं तो मुझे लगता है कि विपक्ष बहुत मजबूत हो सकता है और सत्ता बड़े आसानी से जा भी सकती है।